हमारा पहला प्रोग्राम है गपशप विद अदील आरिफ। नाइस टू सी यू। कहते हैं कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाए। अपने खानदान का पहला शख्स था जो लीगल प्रोफेशन में आया। तो अब पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं गए? ये गलती हो गई। बेनज़ीर का आसफ जरदारी साहब का शुरू से वकील था। कश्मीरी लोग जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, ये देखिए ना मेरे पेट से पता चल रहा है। आपको कभी कोई थ्रेट्स आती थी? लीडर थे फारूक सत्तार साहब, एमक्यूएम के लड़कों के वकालतनामे हमसे लगवाते थे। 250 केस एमक्यूएम के मुफ्त किए हैं। एक्चुअली शी इज किडनैप्ड। हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, सारे अदारे मुंसलिक हो जाते हैं। जो जीतती है तो वो दुआएं दे रही होती है जज को कि वाह 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 वाह। जो हार जाते हैं वो गालियां दे रहे होते हैं। मार से बचने के लिए एक और शादी ले आता है ताकि फिर वो बीवियां आपस में लड़ती रहे। तो एक आदमी तो एक बीवी से तो वो समझते हैं कि ये बंदा ही ना मर्द है। अल्लाह तो अब ऐसे मिलता है जैसे डाक के टिकट मिलते हैं। साइड में एक मैच मेकिंग का बिजनेस भी था के रिश्ते कराने का। मैं भी दरखास्त दूं क्या? इसके बाल सफेद कर दूंगा और तलाक नहीं दूंगा। आपने जो है अभी लाइफ में क्या ऐसे एम्बिशन जो आप समझते हैं कि यार ये मैंने नहीं किया अभी तक? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक तो बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन अब भी कम निकले। नवाज शरीफ का भी वकील बन गया। नवाज शरीफ को कोर्ट से मैंने ऑर्डर कराया कि हफ्ते में 2 मुलाकातें करनी है। क्या मैसेज देंगे यूथ को? गरीब आदमी का प्रोफेशन है। जो सोने के चमचे के साथ पैदा होते हैं वो ना इसमें तरक्की कर सकते हैं। ये फिर हमारे जैसे धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर जिसने जितने धक्के खाए हैं वो उतना ऊपर चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज गपशप विद अदील आरिफ के पहले प्रोग्राम में, ये हमारा पहला प्रोग्राम है गपशप विद अदील आरिफ। इसमें मेरे साथ बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं, जनाब एडवोकेट ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम अदील, नाइस टू सी यू। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ख्वाजा साहब, आज हम आपसे कुछ लाइटर मोड पे भी बात करेंगे, फिर थोड़े से सवालात आगे जाएंगे तो फिर हम कुछ आपके जो आपने केसेस उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं कि आप का ताल्लुक किस कौम से है, किस कास्ट से, और यानी अपने वालिदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में। अदील, वो कहते हैं कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं। कहानी बड़ी लंबी है। 1952 में मैं पैदा हुआ लाहौर में। हम लोगों का पंजाब से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद ख्वाजा गुलजार अहमद सरकारी मुलाजम थे। उसके बाद मेरे वालिद के कज़न ने पाकिस्तान नेशनल ऑयल्स बनाई। अच्छा। तो मेरे फादर को रिज़ाइन करवा के वो पाकिस्तान नेशनल ऑयल्स में ले आए। कराची में इस तरह से हम शिफ्ट हो गए 1967 में। मेरे फादर 1964 में पाकिस्तान नेशनल ऑयल्स बनी। वो पहले अकेले आ गए थे। मैं वहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर में पढ़ रहा था। मेरा भाई ख्वाजा शफीक अहमद वो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे, और छोटे बहन भाई 2 थे। एक बहन थी, एक भाई था ख्वाजा तनवीर अहमद। तो वो फिर छोटी क्लासों में थे। तो फादर पहले अकेले आ गए। जब वो सेटल हो गए तो 67 में मेरा मैट्रिक का इम्तहान हुआ। तो मैं मैट्रिक के बाद यहाँ आ गया, डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। और मेरे भाई ख्वाजा शफीक अहमद वहाँ से यहाँ आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे, तो वहाँ से उनका इंटर हो गया। उन्होंने यहाँ के बीएससी में डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड हेयर। और इसी तरह मेरा छोटा भाई ख्वाजा तनवीर था, वो भी जब पढ़ गया तो वो यहाँ आ गया। उसने इब्तदाई तालीम कराची में की, फिर कराची यूनिवर्सिटी से उसने एमए इकनॉमिक्स किया। 2 भाइयों ने सीएसएस किया है। ख्वाजा शफीक ने तो पहले पीसीएस किया, फिर सीएसएस किया, और तनवीर ने सीएसएस किया। एक ग्रेड 21 से भी रिटायर हुआ है सिंध गवर्नमेंट से, और दूसरा भी ग्रेड 22 से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर था ख्वाजा तनवीर। एक ही हमारी बहन है, शी इज़ हैप्पीली मैरिड। उसका हस्बैंड वहाँ बिजनेस अपना करता है लाहौर में। वो लोग आए थे यहाँ, फिर लाहौर वापस चले गए। बाकी हम सारे इधर ही हैं। अब फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई है। बोथ डाइड इन कराची। इधर ही देयर बरेड हेयर। फेज़ 5 का कब्रिस्तान है। हम पहले मुजाहिद पे रहते थे 24 साल तक, ख़ियाबान मुजाहिद पे। जी। वहाँ से फिर अब शहर में आए 2008 में। सही। 7 में 2007 में भी शिफ्टेड हियर। हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम मीर हैं। ये आप मीर हैं, हम ख्वाजा हैं। आप ख्वाजा हैं, तो आप भी बेसिकली कश्मीर से ही ताल्लुक़ होता है, लेकिन कुछ 100-200 साल पहले हमारे बड़े जो थे जी, वो कश्मीर से हिजरत करके पंजाब में आ गए थे। सही। पंजाब में भी जेलम के रास्ते, डराए जेलम के रास्ते आए थे। सही। पहले जेलम में पड़ाव डाला उन्होंने, फिर वहाँ से हम लोग लाहौर में आ गए। फिर ये कारोबार करने के लिए
इंडिया में जाते थे सारी पूरी फैमिली, बेसिकली हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, सही हमारा ताजर फैमिली से ताल्लुक़ है। सही तो हमारी फैमिली के सारे लोग प्री पार्टीशन कलकत्ता और दिल्ली में वहाँ जाते थे कारोबार करने के लिए। और ख़ास तौर पे ये चूँकि हिंदू चमड़े का कारोबार नहीं करता था गाय का, तो हमारी फैमिली के काफ़ी लोगों की वहाँ टैनरीज थी। सही खुद मेरे ससुर के वालिद की भी कानपुर में टैनरी थी और दिल्ली में उनका कारोबार था और ऑफिस थे, और वहाँ से कानपुर, दिल्ली और लाहौर ये काम करते थे। ठीक। अच्छा, आप जो हैं पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, इसमें आपके बहुत नुमाया नाम है। एक तो जहाँ तक मेरी मालूमात के मुताबिक आप जो प्रोग्राम करते थे मीडिया पे, इसलिए उसने भी आपको बहुत ज़्यादा एक नाम दिया, जो ख्वाजा नवीद की अदालत जो आप प्रोग्राम करते थे। लेकिन आपका पर्सनली कैसे नहीं, वो तो बहुत बाद में प्रोग्राम तो अभी किया। अच्छा ये हमने तो अपना नाम कमाया सर 1975 से। अच्छा सर मैं 1970, अल्लाह की तरफ से मदद होती है, 1975 में मैं अपने ख़ानदान का पहला शख्स था जो लीगल प्रोफेशन में आया। सही। बाद में मेरे दो CSP भाई थे, वो तो भी तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? नहीं, मैं तो खुद चूँकि कॉलेज में डिबेट्स करता था, अच्छा। इलेक्शन लड़ता था, सही। प्रीमियर कॉलेज में यूनियन का प्रेसिडेंट था, DJ कॉलेज में CR था, अच्छा और वहाँ डिबेटिंग सोसाइटी थी, और वो कौन सी थी, एक लिटरेरी सोसाइटी, दोनों का सेक्रेटरी था। अच्छा। ये कासम जलाली के बड़े भाई थे, हाशिम जलाली साहब, वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो हमारी दोनों सोसाइटियों के पैटर्न थे। और एक जफ़र रिजवी साहब इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे DJ साइंस कॉलेज में, सही वो हमारी डिबेटिंग सोसाइटी के हेड थे, सही। लिटरेरी सोसाइटी के हेड थे हाशिम जलाली साहब। तो मैं सही। दोनों के साथ काम करता था एज ए सेक्रेटरी, सही। और दोनों बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे, वो भी मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो आपके अंदर माशाल्लाह ये लीडरशिप वाली क्वालिटी ये शुरू से थी। तो आप पॉलिटिक्स की तरफ क्यों नहीं गए? ये गलती हो गई मैं असल में प्रोफेशन में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मिस हो गया मुझसे। अच्छा, अगर आप पॉलिटिक्स, वैसे एक सवाल है, पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं तो आप अपनी पार्टी बनाते हैं, किसी को ज्वाइन करते हैं? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में चला जाता, क्योंकि मैं बेनज़ीर का, आसफ जरदारी साहब का शुरू से वकील था। अच्छा इन्हीं को ज्वाइन कर लेता। अच्छा। बेनज़ीर साहिबा ने बहुत दफ़ा मुझे दावत भी दी, उन्होंने कहा वाई डोंट यू ज्वाइन द पार्टी। अच्छा। तो मैं हंस के कह देता था बीबी मैं आपके साथ ही तो हूँ, वो भी हंस पड़ती थी। तो सारा दिन तो मैं उनके साथ ही रहता था। अच्छा, आप कोर्ट में। जी, आपने भी जिक्र किया बीबी का, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताएं कि आपने उनको कैसा पाया, जो भी आप। सर शी वॉज वेरी नाइस एंड वो बोल्ड वुमेन, और बहुत पढ़ी लिखी थी, एलोक्वेंट स्पीकर थी, और बड़ी एक्सटेम्पोर जवाब देती थी, किसी से डरती नहीं थी, बड़ी बहादुर खातून थी, और इसी बहादुरी में वो मारी भी गई। ये हाल है। उनको सब ने मना किया, सब ने वार्न किया, वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी। वो आपको क्या लगता है कि वो ऑनेस्ट थी, या उनके अंदर भी जैसे पॉलिटिशियंस में करप्शन होती है इस तरह? नहीं, उसमें वो नीट एंड क्लीन थी। लेकिन अब ये बात ज़रूर है कि वो जो इनके इर्द गिर्द लवाकिन थे, फिर वो सारे करप्शन में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब आपने काम चलाना होता है तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ इग्नोर करनी पड़ती हैं, और कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। सही। खुद हमारा एक लॉयर है, एज ए लॉयर ऑफिस हमारे बहुत जूनियर होते हैं, मुंशी होते हैं, मुंशी लोगों से पैसे मांगते हैं, सारा हमारे नॉलेज में होता है। हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने भी गुजारा करना है, सुबह से हमारे साथ 18 घंटे काम करते हैं, तो हम इतना तो पे नहीं करते कि उनका 18 घंटे का गुजारा हो जाए। तो वो ऊपर से कमाते हैं, हमारे साथ रह के कमाते हैं। वी कांट डू एनीथिंग। सही। इसी तरह कोर्टों में अब हम जब अंदर से बेल करा के निकलते हैं, तो कोर्टों के इतनी पगड़ियों वाले जो पट्टे वाले हैं पीछे भागते हैं कि खर्चा, तो हम पार्टियों को कहते हैं कि भाई इनको चाय पानी दो। सही। तो ये प्रैक्टिस है, इट्स पार्ट ऑफ इट, तो यू हैव टू इग्नोर इट। जी, तो अभी मैंने कहा था लाइटर मोड पे हम बात करेंगे, वो थोड़ा हम इस तरफ आगे। पहले आपके बच्चे माशाल्लाह कितने, और कोई आपकी लाइन? सारे नहीं सर, मेरे बच्चा कोई मैं वकालत में नहीं आया। अच्छा मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों ने कराची ग्रामर स्कूल से पढ़ा। अच्छा 0 से लेके, यानी प्राइमरी से, फिर O लेवल A लेवल करके यहाँ से बाहर चले गए। मेरा एक ही बेटा है, यूपेन में उसने अंडर ग्रेड किया अच्छा इकोनॉमिक्स में, और मेरी बेटी येल यूनिवर्सिटी में गई, उसने भी इकोनॉमिक्स में। मेरी दूसरी बेटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में, उसने वहाँ से अंडर ग्रेड किया, और तीनों ही बाहर मुल्कों में सेटल हो गए। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आया। तो आप उन्हें मिस करते हैं या? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रात दिन फ़ोन पे लगा रहता हूँ। अच्छा मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, देर ऑल द 3 आर नाउ माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से मैरिड हैं। पहले बेटे के भी 2 बच्चे हैं, बेटी के भी 2 बच्चे हैं, और उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है छोटी बेटी की,
उसका भी कोई बच्चा नहीं है, बट यार हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह। सही। आप का एक बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा और आजकल भी होता होगा, तो बहुत सर, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, रात भर चलता है। तो आप अपनी हेल्थ को कैसे देखते हुए? सर ये हेल्थ थोड़ी बस डिटोरेट हो रही है, वॉक करना है अब इंशाल्लाह। अब आपने याद दिलाया है, इसको मैं सोच रहा हूँ शाम में कुछ स्लॉट निकाल के 2 घंटे का कर लूँ। वैसे मैं सुबह भाई आदत 4:30 बजे उठ जाता हूँ। सही। 5 बजे आजकल फजर हो जाती है, 5 के बाद 8 बजे तक टाइम होता है जी। बस वो मूड बनाना होता है। वो करने की बजाय व्हाट्सएप पे और उस पर लग जाते हैं मैसेज पढ़ने, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे वो वॉक के लिए अच्छा टाइम है जी। आपके इलाके में तो मेरे अंकल भी रहते हैं, तो वो बता रहे हैं वो हिलाल पार्क है हमारे यहाँ, बड़ा जी। खूबसूरत है। वहाँ सुबह योगा एक ज़माने में जाता रहा, वो योगा भी वो जी कराते हैं। इकबाल पहले तक फौजी कोई कमांडर थे जी रिटायर्ड, तो वो वॉलंटरीली कराते थे। सही। और बड़ी उनकी क्लास के पहले 7-8 लोग थे, फिर बाद में 30-35 लोग हो गए थे, और वो बड़ा अच्छा कराते थे और वो खुद भी बड़े फिट थे। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो यहाँ से फिर बाद में कई और पार्क्स में भी जाके वॉलंटरी करते थे। अच्छा, कश्मीरी लोग जो हैं खाने पीने के शौकीन होते हैं? वो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ, ये देखिए ना मेरे पेट से पता चल रहा होगा। आपकी पसंदीदा डिश क्या है खाने में और मीठे में? सर मीठे में तो हर चीज़ ही खा लेता हूँ, और बाकी खाने में पाए, निहारी, नान, ज़्यादातर यही है, बारबेक्यू टाइप की चीज़। आई लाइक इट। सही, ठीक है। अच्छा, आज आप एडवोकेट जनरल सिंध भी रहे? सिंध भी रहा हूँ जी। सही ना। और बाकी जो हाई कोर्ट का जज भी रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज भी रहे, तो इन सारे जो आपके और अभी तो एडवोकेट हैं, मतलब कोई तो सरकारी। मैं आपको कहानी सुना रहा था, वो बीच में कट हो गई कि 75 में मैंने वकालत स्टार्ट की। तो 75 में कराची में एक बहुत बड़ा केस हो गया। एक औरत मंसूरा और उसके 4 बच्चे वो कत्ल हो गए जी। मिस्टीरियसली, इट वाज ए ब्लाइंड मर्डर। सही। तो पता ही नहीं चल रहा था किसने किया। सही। पता चला जी थाना सस्पेंड करने का जितोई साहब थे चीफ मिनिस्टर ज़माने में, जी अखबारों में आया कि जी सारा थाना सस्पेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर मुलजम नहीं मिला। जी। बड़े हंगामे शंगामे हो गए। तो उसके बाद अचानक एक 16 साल के लड़के को पकड़ के ले आए, शहजाद उर्फ पप्पी। उसने कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। तो वो अखबार वालों ने शोर मचा दिया कि ये प्लांटेड है, ये इनोसेंट है, इसने नहीं किया। और उसके बाद वो, मैं चूँकि ज़माने में मीडिया वाले बड़े दोस्त थे, तो सारों ने मुझे कहा कि ख्वाजा साहब आप वकालतनामा लगा दें। मैंने उसका वकालतनामा लगाया, वो केस लड़ना शुरू किया। वो जनाब बड़ी पब्लिसिटी थी, माशाल्लाह का ज़माना था, अखबारों में ख़बरें ही नहीं थी, सिर्फ क्राइम की ख़बरें। डॉन जैसा बड़ा अखबार भी बैक पेज के ऊपर इसकी रोज़ स्टोरी लगाता था कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। तो इस तरह से ये मुझे एकदम बड़ा बूस्ट मिला। वो केस को पहले सेशन कोर्ट में सज़ाए मौत हुई, और उसके बाद फिर मैंने उसकी अपील फाइल की हाई कोर्ट में। तो डिवीजन बेंच में 2 उस ज़माने के बड़े स्टॉलवर्ट बड़े जज थे, अब्दुल अली कुरैशी साहब क्रिमिनल साइड के, वो बाद में चीफ जस्टिस बने, और एक दूसरे थे GM शाह साहब, मुजफ्फर शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, इनके वो चचा भी थे और उस्ताद भी थे। तो ये 2 जजों की डिबी थी, और इन्होंने उसको बरी किया। उससे मुझे एक बड़ा बूस्ट मिला। अभी वो चल ही रहा था केस, तो फेडरल भी एरिया में एक बहुत बड़ा केस हो गया, तरन्नुम अजीज़ मर्डर केस। 7-8 साल की बच्ची थी, उसको कोई अगवा करके उसकी लाश फेंक दी गटर में, वो डब्बा जो होता है डस्टबिन में, तो वहाँ से मिल गई, और उसके ऊपर रेप के और वो भी चार्जेस थे जी। वो बाद में पता चला कि उसका अपना ही कज़न था, वो उसमें इन्वॉल्व था मैटर में जी। तो 5 मुलजम पकड़ के लाए। उस ज़माने में मोहम्मद ख़ान एक इंस्पेक्टर था, वो पाकिस्तान का शर्लॉक होम बना था, CIA में सब इंस्पेक्टर था। अच्छा। उससे ये 5 मुलजम गिरफ्तार किए। उसमें एक प्लम्बर था, एक इश्तियाक ड्राइवर था, और एक इसका कज़न था, 2 उसके दोस्त थे। तो प्लम्बर के वकील तो बने, एक बड़े वकील थे उस ज़माने में, बुज़ुर्ग हक्कानी साहब, ये हुसैन हक्कानी के, मोहसिन हक्कानी के वालिद। ये हुसैन हक्कानी जो हमारे वहाँ सफ़ीर थे USA में, इसके वालिद साहब थे। अच्छा, मेरा था वो इश्तियाक ड्राइवर, तो उसका मैं वकील था। फिर इक़्तिदार अली हाशमी साहब थे एक मुलज़म के वकील, और एक के वकील थे ख्वाजा अदील साहब, बहुत सीनियर लॉयर थे। तो ये 5 लॉयर हम लोग अपीयर हुए। फिर वो पूरा केस चला, रोज़ डे टू डे उसकी भी प्रोसीडिंग्स अखबारों में आती थी, मेरा भी उसमें फ़ोटो आते थे अखबार में रोज़। अच्छा। इन बड़े वकीलों के साथ भी नाम आता था,
और ये पांचों उस ज़माने के क्रिमिनल साइड के टॉप के लॉयर थे सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट के। तो आई वॉज जॉइंड विद देम इन दैट ट्रायल। दैट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई अवेयर दैट। उसमें क्या हुआ कि मुख्तार जुनेजो साहब सेशन जज थे कराची के। उस ज़माने में एक कराची होता था, ये साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होता था, पूरे कराची की एक डिस्ट्रिक्ट थी। सही। ही वॉज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो जो प्लम्बर था उसको उन्होंने बरी किया और इश्तियाक ड्राइवर को बरी कर दिया। 3 आदमियों को सजाए मौत दे दी। सही। उनकी फिर अपील दाखिल की। उस वक्त के बड़े वकील थे हयात जुनेजो साहब, अब फौत हो गए। उन्होंने अपील दाखिल की, वो भी बाद में वहाँ से बरी हो गए। अच्छा, अब क्या था कि अभी ये केस चल ही रहा था, तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में एक शबनम उस्मान नाम की औरत थी, कॉल गर्ल थी, वो अपने घर पे जुआ हुआ कराती थी। तो उसका मिस्टीरियस मर्डर हो गया और उसका एक 12 साल का नौकर था फरमू। जो लोग आए वो उसको भी साथ उठा के ले गए, वो फरमू आज तक नहीं मिला। अच्छा। उसकी भी रोज़ पब्लिसिटी। फिर उसमें एक लड़की थी सीमा रज़ा, अच्छा। वो पठानी थी, तो उसका रोज़ आता था कि गोल्डन हेयर ब्यूटी, वो डॉन वाले APP वाले वो ख़बरें छापते थे। सही। तो मैं उस लड़की का सीमा रज़ा का वकील हो गया, मेरी रोज़ फ़ोटो आने लग गई, तो मैं तो फिर वो अदाकार वकील हो गया। सही। वो कहते हैं ना तस्वीरी, तो उस वक्त वकालत शुरू की। जी जी। उस वक्त मैं आई वॉज हार्डली आई थिंक 30 ईयर्स ओल्ड। जी। लेकिन माशाल्लाह ये सारी पब्लिसिटी 75 में मैंने शुरू किया और 78 में हुआ तरन्नुम अजीज़ केस और 81 या 80 में ये हो गया शबनम उस्मान मर्डर केस। जी। 79 में मेरा वो केस डबल बेंच हाई कोर्ट से बरी हुआ। तो ये सारा सफ़र 75 से लेके 89 तक मैंने तय कर लिया। 89 में ना, दिस इज़ माई एज। और ये दिखाना ज़रा, तो ये आसिफ जरदारी साहब के केसों में आ गया। ये कैंप फायरिंग केसेस थे। ये है बिलाल शेख, ये है जाहिद सईद, ये है आसिफ जरदारी साहब, ये मंजूर वसान उस ज़माने में ऐसे दुबले पतले थे और ये मैं भी ऐसे ही दुबला पतला था। तो ये एट दैट टाइम इट इज़ 1989 का फ़ोटो है। ये एंटी टेररिस्ट कोड है, ये अमेरिकन एम्बेसी के पीछे होता था, बंगला नुमा बंगले में था। तो ये वो, तो बहरहाल वो 89 तक तो मैं ऊपर तक पहुंच गया था माशाल्लाह। अच्छा, एक जहन में मेरे साथ ये आ रहा था कि आप जैसे एक वकील होता है, उसके पास कोई क्लाइंट आता है, अब आपको पता है कि भाई ये मुजरिम है, वो क्योंकि आपको पता चल जाता है बातों से, या खुद ही इतराफ़ कर लेता है मैंने ये किया, मुझे बचाएं, मिसाल के तौर किसी ने कत्ल किया है, कुछ भी किया, तो आप एज अ वकील उसको फिर एक, अब आपको पता है कि मैंने इसको बचाना है, तो आप उसका केस लेते हैं? नहीं, वो तो ऐसा है सर कि शुरू में जब आप बिगनर्स होते हैं ना जी, तो उस वक्त तो वो यूँ कहते हैं ना कि बेगर्स कांट चूज। लेकिन जैसे अब इस स्टेज में है, तो अगर कोई गंदा केस आ जाता है, किसी छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है या कोई डकैती हुई है या डकैती में मर्डर कर दिया गया है, तो हम इमीडिएटली रिफ्यूज़ कर देते हैं विदाउट नोइंग कि ये बंदे असली हैं या नकली हैं। अच्छा, क्योंकि हम आप इतनी ज़्यादा चॉइस और केसेस की है, व्हाई टू इंडल्ज इनटू दिस गन, ठीक, तो मना कर देते हैं। ठीक। अच्छा, आप इस तरह के पॉलिटिकल फिगर, खास तौर पे जैसे नारकोटिक्स के जो केसेस हैं, जी जी, उसमें भी हम फौरी तौर पे मना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें ना रिलीफ मिलनी है ना छूटना है, और इसमें ख़ास तौर पे जो आते हैं नारकोटिक्स वाले और डीलर, वो भी बड़े क्रिमिनल होते हैं, हार्डन, जी, तो उनसे डील करना हमारे बस का नहीं है। सही, तो वी जस्ट टेल देम कि सर ये हमारा काम नहीं है, ये दूसरे वकील करते हैं। सही। तो आप जैसे आसिफ जरदारी साहब का आपने केस लिया, और भी इस तरह के इनके तो सर 11 साल तक कंटिन्यूस सर्विस दी है। तो आपको कभी कोई थ्रेट्स आती थी मुखालिफ? नहीं, शुक्र अल्लाह का नहीं सर, बल्कि उस वक्त ये मैं इनके ये PSF के लड़के थे और वहीं पे हमारे सारे MQM के लड़के भी आते थे, एक ही कोर्ट थी, तो मैंने वहीं पे इनके भी ये आ जाते थे, जो इनके लीडर थे फारूक सत्तार साहब, वो सारे वो MQM के लड़कों के वकालतनामे हमसे लगवाते थे और हम लगाते थे फ्री ऑफ कास्ट। मैंने उसी दौरान वही 11 साल में 250 केस MQM के मुफ्त किए हैं। और मेरे पास जो जूनियर था लड़का सत्तार, वो सिर्फ वो केसों की तारीखें जाके 90 में बताता था शाम को। उसको 3 दफ़ा MPO का टिकट मिला और तीनों दफ़ा वो MPA इलेक्ट हुआ। सत्तार, सही, वो हमारे ऑफिस में था जिस ज़माने में केस चलाता था। 250 केस लड़े मैंने MQM के, सही, और माशाल्लाह 250 में से पता नहीं कितने बरी हुए हैं। मुझे पता ही नहीं था। मैं गया पेरिस में, तो वहाँ पे वो लड़के मिल गए, वो पाकिस्तानी, तो वो सारे हाथ मिलाने आ गए। मैंने कहा भाई तुम लोग कौन हो? बोला सर आप हमारे वकील थे।
आपने हमारे केस चलाए हैं। अच्छा। क्योंकि अब वहाँ तो, यहाँ तो बेचारों के हुलिये ख़राब थे, वहाँ वो टी शर्ट्स पहन के स्मार्ट बने हुए थे सही माशाल्लाह। बल्कि एक लड़के ने तो बड़ी हमारी सर्विस की, सही। आगे पीछे घूमता रहा शाम को। अच्छा सर, ये जैसे एक केस चला था दो तीन साल पहले दुआ जहरा का, आपको आपके हाँ, होगा, जिसमें वो बच्ची थी, वो चली गई थी, फिर उसकी वीडियो आ रही थी कि मैंने शादी कर ली है, और लेकिन उसके पीछे तो मैं ये उस जानना ही चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि आपका इंटरव्यू भी देख रहा था इस पर, तो आप भी कहते कि एक उम्र है जिसपे लड़की आज़ाद है कि वो जो भी डिसीजन ले शादी के हवाले से, लेकिन अगर कोई ऐसा गैंग हो जो ऐसी लड़की को फंसा ले और उसको बाय फोर्स ऐसे करे कि भाई वो बोल रही हो कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली शी इज़ किडनैप्ड या कोई माफिया, तो इसका कैसे नहीं, वो तो देखिए अब हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं, और जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है सारे अदारे मुंसलिक हो जाते हैं। अच्छा। और वो कोई ऐसे गैंग वैंग के हाथ में आ जाए तो पूरा गैंग ही अंदर हो जाता है। सही। वो छोड़ते नहीं हैं सर, ये तो पब्लिसिटी केस बन जाता है। वो दुआ वाला भी ये था कि वो उस बच्ची ने पहले से उससे राब्ते किए हुए थे, फिर वो चली गई थी, फिर अपने माँ बाप से भी नहीं आ रही थी, फिर बाद में उसने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे से गलती हो गई है, फिर आई थिंक माँ बाप के पास ही आ गई। मुझे अब उसका एंड नहीं पता रिजल्ट। उस ज़माने में तो हम बड़े इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ जाते थे, उसकी डेट भी अटेंड करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, दुआ के पेरेंट्स को, ताकि उनको रिलीफ मिले। लेकिन उनके अपने लॉयर्स थे जो कि केस लड़ते थे, और माशाल्लाह फिर वो उनको बच्ची मेरे ख्याल में, अब मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, मिल गई थी जी। अच्छा, जब हम यहाँ जाते हैं सिटी कोर्ट वगैरह, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ ऑफिस है और वो पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, और इस तरह आज के दौर में ये इसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं करते? ये मतलब कर रहे हैं सर, इतने बजट नहीं होते हैं ना, ये मीटिंगें होती रहती हैं। जब मैं भी हाई कोर्ट का जज था तो हाई लेवल पे बड़ी मीटिंग्स होती थी, और ख़ास तौर पे रिकॉर्ड को कैसे सेव किया जाए, रिकॉर्ड रूम्स के बारे में चलती रहती थी बातें, क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं है और इतने केसेस भी नहीं है। और अभी सन 47 तक का रिकॉर्ड सारा रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा। बड़ी बात है, अब 2 मिनट में निकाल के ले आते हैं फ़ाइल। जब कोर्ट मंगवाता है फ़ाइल तो मिनट में रिकॉर्ड रूम से फ़ाइल आ जाती है। अच्छा। तो ये बड़ा सिस्टम है माशाल्लाह। वो आपको लगता है कि यूँ पड़ी हुई है, लेकिन वो रजिस्टरों में महफूज हैं, और रखने वालों ने इस तरतीब से रखी हैं कि अगर वो निकालना चाहे तो आधे घंटे में ले आते हैं। सही। अच्छा, आप जज रहे हाई कोर्ट के, तो अमूमन जैसे होता है कि हम कोई केस सुनते हैं, देखते तो लोग कहते हैं भाई जज ने पैसे खा लिए होंगे इसलिए डिसीजन लिया, तो क्या ऐसा इन्फ्लुएंस? नहीं, वो देखें, बात यह है कि हर केस में 2 पार्टियां होती हैं, एक जीतती है और एक हारती है। जो जीतती है तो वो दुआएं दे रही होती है जज को कि वाह 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 वाह, अल्लाह का आपकी नस्लों को भी आबाद करे, और आपने ये की। जो हार जाते हैं वो गालियां दे रहे होते हैं। सही। ये पेशा ही ऐसा है, थैंकलेस जॉब है। हाँ। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो क्रिमिनल साइड पे? मैं स्टार्ट तो एज ए लॉयर क्रिमिनल साइड पे किया, फिर जब जज बन गया, फिर जब एडवोकेट जनरल बन गया, तो मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी लड़े सिंध गवर्नमेंट के। उसके बाद फिर खुद सिविल में भी आ गया जी। तो बहरहाल सिविल में मैं बिगनर था, मैंने लोगों से मदद भी ली, और आई एम स्टिल लर्नर। और अब भी मैं सिविल केसेस भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ा वकील हो जाता है आदमी तो ये छोटे छोटे केस जैसे ना डकैतियों के, जना के, इस टाइप के छोड़ देता है। सही है। तो जवानी में तो हमने ये सारे लड़े हैं, सही। सब किए हैं, क्योंकि उस वक्त मिलते ही यही केस हैं यंग लॉयर को, और जो मिलता था वो ले लेते थे क्योंकि पैसे चाहिए होते थे। तो अब तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, और अब चॉइस है, तो चॉइस में कोशिश करते हैं कि लोगों के इनहेरिटेंस के, प्रॉपर्टी के, SMA के, पार्टीशन, ये जो आजकल ये बड़ा सिस्टम हो गया है, प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि अब ये जो बहन भाई माँ बाप ने घर छोड़ दिया तो इकट्ठे रहते थे, अब उसमें एक जो भाई है वो कब्ज़ा करके बैठ गया है, वो जाता नहीं है, बाकी चले जाते हैं बेचारे फ्लैटों में। अब वो 1100 गज़ का, 1000 गज़ का बंगला है, वो अकेला कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। फिर वो दूसरे कहते हैं कि हमें दें, या बहनों को तो कुछ ही नहीं देते, फिर उसमें हमें लड़ना पड़ता है। तो मैं तो बनाता हूँ पार्टीशन का। अच्छा। कि इसका पार्टीशन किया जाए। अगर पार्टीशन नहीं हो सकता तो मेरी रिक्वेस्ट तो कोर्ट को यही होती है कि इसको ऑक्शन करके बहनों को उनका हिस्सा दे दें, पैसे बांट दें, ताकि वो अपना अपना फ्लैट ख़रीद लें, ताकि ये एक बंदा जो 1000 गज़ का घर पे कब्ज़ा करके बैठा है, बाकी सारे बाहर बैठे हैं। तो ये लिटिगेशन आजकल मेरे पास ज़्यादा है, बहुत है। हमारे मुल्क में अगर भी उस पर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है, उसके ऊपर ये है कि यूनियन काउंसिल से ज़्यादा पे, फर्स्ट वाइफ से ज़्यादा पे, तो ये तो कोई फर्स्ट वाइफ देती नहीं है। तो ये कानून क्यों बना हुआ है, और ये कितना सीरियस कानून है, और क्या इस्लाम पर इजाज़त देता है कि अगर आप इंसाफ करें रखें तो आप कर सकते हैं?
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस्लामी तो? सर ये आइली कवानीन जनरल अयूब खान ने 1961 में बनाए थे, जब उन्होंने 58 में मार्शल लॉ लगाया। तो ये जो था वो पूरे जो उलमा को जमा करके, वो क्या कहते हैं इस्लाम में एक चीज़ है ना कि जो उलमा मिल के वो कर लेते हैं, हाँ, तो वो इन्होंने सब ने मिल के डिसाइड किया। तो उसमें ये आइली कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थी, इजमा करें जो भी, हाँ, वो करके फिर इन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स रिकमेंड की। और वो जो उस वक्त अयूब खान की फेवर के, मार्शल लॉ की फेवर के उलमा थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ फतवे दिए और उसमें 2-3 चीज़ें की। जैसे इस्लाम में ये है कि दादा जिंदा है और उसके बीच में बहुत बेटा फौत हो गया, तो दादे की इनहेरिटेंस अब पोते को नहीं मिलेगी। सही है। तो ये इस्लामी कानून है। अच्छा, इस्लामी कानून इसलिए है कि वो कहते हैं कि इनहेरिटेंस जो होती है वो ये होती है कि जिस वक्त बंदा मरे उस टाइम पे जो भी उसके लीगल एयर्स हों वो जो है वो वारिस हैं उसकी प्रॉपर्टी के, जायदाद के। अच्छा, अब ये जो बीच में बेटा मर गया, तो वो तो जब मर गया तो उस वक्त उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अब प्रॉपर्टी दादा की है। अब दादा की प्रॉपर्टी मरे हुए बेटे को आती है, लेकिन जब मरे हुए बेटा जब मरा है उसको नहीं थी। तो ये कोई इस्लामी कानून है। बहरहाल मुझे उसका ज़्यादा नहीं पता। फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, तो अब जो है वो सेक्शन 4 है, उसके तहत अब पोते जो है उनको कानून मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है। हाँ जी, आजकल मिल रहा है। और उसी वक्त दूसरी तब्दीली जो मेन थी वो ये है ये कि आप दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। तो ये पहली बीवी के प्रोटेक्शन के लिए, देखिए ना, लोग भी जुल्म करते हैं, जिससे शादी करके लाते हैं वो भी किसी की बेटी होती है। ये बात रियलाइज़ नहीं करते, बाद में अपनी भी बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन वो उस बच्ची के ऊपर जाके एक तो उसका नाम नफका नहीं देते, एक उसके जुल्म करते हैं, ऊपर से कोई दूसरी औरत पकड़ के ले आते हैं। तो इस तरह से जो है ना, तो ये ज़्यादती है। तो इसके लिए फिर उन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आइली कवानीन बनाए गए थे। तो इसमें बड़ा अच्छा है कि आप जाएं, जस्टिफिकेशन हो तो आप जाके साबित करें, यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त दें कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है, मुझे इजाज़त दी जाए। मसलन अगर किसी की बीवी है, साइको केस है, पागल है, पता चले रोज़ रात को उसको मारती है, तो अब वो बेचारा तो दूसरी शादी करेगा ना, या रोज़ मार खाएगा, कोई तो करेगा। तो मार से बचने के लिए एक और शादी ले आता है ताकि फिर वो बीवियाँ आपस में लड़ती रहें। वो बचाएगी ना, नहीं आएगी तो मार से बचाएगी। वो जो बीवी होगी वो तो इजाजत नहीं देगी नहीं, यूनियन काउंसिल फिर दे देती है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देख के। उस औरत को भी बुलाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो पागल होती है तो पागल सबको पता चल जाती है। सही, ठीक। हाँ, या कोई उसको ऐसी डिसेबिलिटी हो, कोई माशाल्लाह बीमारी हो, कोई फालज हो, कोई इस टाइप की चीज़ हो कि शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हर मैरिटल ऑब्लिगेशंस, तो बंदे को तो चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर उसकी वो जस्टिफिकेशन देता है कि सर मुझे एक बीवी की ज़रूरत है। तो अच्छा, पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा शादियाँ की, यहाँ तक कि 4-4 भी की में, तो वो ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, वो यूनियन काउंसिल से नहीं लेते होंगे, बस उनकी लाइफ ऐसे चल रही होती। वो सर बेचारी हमारे यहाँ औरतें जो है ना बहुत अच्छी हैं और कंप्रोमाइज़ करके चलती हैं। ये तो ख़ास तौर पे अब हमारे इंटीरियर सिंध में रिवाज है, 2 बीवियाँ ना हों तो गुजारा नहीं होता। और वहाँ पेशावर वगैरह में तो जितनी ज़्यादा बीवियाँ ना हों तो मर्द की जो है वो मर्दाना क़ुव्वत का सबूत है। तो एक आदमी तो एक बीवी से तो वो समझते हैं कि ये बंदा ही ना मर्द है, तो इसके पास तो 2 बीवियाँ ही नहीं हैं, बड़ा ही गरीब आदमी है। तो मेरा उससे पॉइंट ये था कि वहाँ अपनी शान बनाने के लिए आपको खान बनना है, तो आपके पास कम से कम 4 बीवियाँ तो लाजमी हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट ये कि अगर कोई ऐसे करता और बीवी कंप्लेन नहीं करती तो फिर वो हाँ नहीं, अभी तो कंप्लेन आ गई है ना। अभी क्या है कि 1 साल सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना। और मैंने भी एक पहला केस दाखिल किया है एक लड़की सायरा की तरफ से, और उसकी आज हेयरिंग थी, चार्ज फ्रेम होना था। तो वो फिर लॉयर, दूसरी साइड का हस्बैंड का लॉयर आया है, वो बंदा किसी बैंक में मुलाजिम था और 20 साल पहली बीवी के घर में रहता रहा, यहाँ गाड़ी खाते में, और इतने में बैंक में ये प्रमोट होकर ऊपर हो गया। कोई नीचे यंग लड़की आ गई, कोई आजकल बैंक में लड़कियाँ आ रही हैं, तो बस ये इसने आशिक हो गया, उससे शादी कर ली, और वहाँ भी उस लड़की के घर में रह रहा है गुलशन इकबाल में। इसको मुफ्त रहने का चस्का है। और इस बीवी में से एक बेटा है, एक बेटी है, और वो बच्चे जवान हो गए हैं,
बल्कि बेटा तो शायद अब चला गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बेटी जवान है, वो भी यहीं माँ के साथ है। तो मैंने केस फाइल कर दिया है, आज चार्ज फ्रेम होना था, आज डेट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक उसको सज़ा करवा देंगे। अच्छा सर, मैं ये सिंध का पहला केस होगा, पंजाब के जजों ने दिए हैं 5-5 लाख जुर्माना और 1-1 साल सज़ा। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमारे कोर्स में आजकल जो ख़वातीन जाती खुला ले, वो उनको बड़ी आसानी से मिल सर खुला तो अब ऐसे मिलता है जैसे डाक के टिकट मिलते हैं। आप डाकखाने में जाएं, आप पैसे दें तो उनको लिफाफा मिल जाता है 2 मिनट में। तो उससे क्यों मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं तकरीबन सिंस 2012 में साइड में एक मैच मेकिंग का बिजनेस भी कर के रिश्ते कराने का, तो वेरी गुड, को वो कर, तो मुझे ये सारी सोसाइटी मैं भी दरख्वास्त दूं क्या? तो वो उसमें मसला ये है कि ये खुला इतनी आराम से औरत के अंदर तो पेशेंस नहीं होती, वो खुला ले लेती है, अब वो बैठ जाती है। अब खुला वाली ये खवाती नहीं नहीं, प्रोसीजर है, हम लोग वहाँ कोई ऐसे हैज़र्डली नहीं करते, बुलाते हैं, मियाँ बीवी को बिठाते हैं, उसको पहले तो प्लेंट आती है, प्लेंट का नोटिस जाता है, फिर रिटन स्टेटमेंट का हस्बैंड को दिया जाता है टाइम रिबटल का, कि आप एक एक पैराग्राफ का जवाब लिख कर दें। उसके बाद जज साहब क्या करते हैं कि उसको कहते हैं प्री ट्रायल, उसमें दोनों वकीलों को कोर्ट से बाहर कर देते हैं, जज साहब के चैम्बर में मियाँ और बीवी को इस तरह से आमने सामने मेज़ पर बिठाते हैं। जज साहब बड़ी हमदर्दी से दोनों से पूछते हैं कि भाई आपका मसला क्या है। प्री ट्रायल का मतलब ये होता है कि ट्रायल से पहले अगर जज की कोशिश से मसला रिजॉल्व हो जाए तो दोनों को वहाँ सुलह करा के वहीं से इकट्ठा घर भेज देते हैं, जैसे ख्वाजा नवीद की अदालत में होता है। तो वो यही काम जजों को वहाँ लीगल करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं मियाँ बीवी बनते तो आजकल ये है कि फिर वो ज़्यादा लंबा नहीं करते, उधर ही बोल देते हैं कि जाओ बीवी आपको फारग कर दिया, आपको खुला ग्रांटेड, दोपहर को आके जजमेंट ले लेना, ये है। अच्छा, हमारे मुल्क में 2018 में और ये अच्छा हो गया है, पुराने ज़माने में जब हमने वकालत शुरू की थी तो उस वक्त डाइवोर्स के केसेस होते थे, तो वो कहते थे, ये जो बद किस्म के हस्बैंड होते थे, कि इसके बाल सफ़ेद कर दूंगा और तलाक नहीं दूंगा, और तलाक का केस 3-3 साल चलता था। हमने खुद अपनी जवानी में, मैंने सन 75 में तलाक के केस 3-3-4 साल चलाए हैं। महमूद चांडियो हमारा दोस्त था, वो फैमिली जज होता था, मैं उसके पास अपीयर होता था, बाद में वो सेशन जज बन गया। तो और बड़ी पूरी मैच्योर बेचारे की डेथ भी हो गई थी, वॉज ए गुड मैन। तो वहाँ पे भरा होता था औरतों से कोर्ट, और 3-3 साल से चल रहे होते थे केस। हम भी जाते थे, पता चलता था कि वो जो हस्बैंड है उसका भाई कोई मेजर था और वो मार्शल लॉ लगा हुआ था उस ज़माने में, तो उसको सुबह सुबह तारीख मिल जाती थी। हम जब पहुँचते थे तो पता चला जी तारीख हो गई है 1.5 महीने की, 2 महीने की। तो मैंने बहुत दफ़ा शिकायत भी की महमूद चांडियों को, बोला आप लेट आए हैं, मैंने दे दी डेट, वो आया हुआ था। तो फिर अगले दिन हम सुबह सुबह पहुंचते थे, लेकिन वो फिर भी डेट मिल जाती थी। वैसे सर, फैमिली केसेस में अगर सामने बच्चों का वालिद है, वो जो है मतलब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या वो फाइनेंशियली वीक है और तलाक हो रही है, बच्चे माँ की कस्टडी में, और लेकिन उस बंदे का जो वालिद है वो अमीर है, तो क्या वो जो औरत है वो दादा से ले सकती है कि भाई ये इतना ही कह सकते हो, तो दादा से मेंटेनेंस लें या उनकी वो टॉप? सर बात ये है कि अब ये एक सोशल प्रॉब्लम है, लीगल इतनी नहीं है। औलाद तो आपकी अपनी है ना, आपने पालनी है। अब बड़ा मज़ेदार, मैं इस पे आपको जोक सुनाऊं। एक बहुत अमीर आदमी की बेटी, जैसे जमाइमा होती है, वो किसी कंगले लड़के के साथ मोहब्बत में पड़ गई, तो कहने लगी कि मैंने इसी बंदे से शादी करनी है। तो अब लड़की की माँ ने लड़की के बाप को कहा कि भाई ये देखो, इस लड़के का इंटरव्यू तो लो। तो उसने लड़के को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो उसने कहा कि तुम्हें पता है ये मेरी बेटी बहुत अमीर ख़ानदान से है और ये बड़े वेल्दी तरीके से इसकी परवरिश हुई है, तो तुम ये सब कर सकोगे? उसने कहा जी, गॉड विल डू इट। उन्होंने कहा हाउ विल यू डू इट? बोला गॉड विल डू इट। फिर उसने पूछा कि ये बच्चे जो हमारे पे शादी होगी तो बहुत बड़े लोग हैं हम, तो बड़ी आलीशान शादी होगी, तो तुम कहाँ से अफोर्ड करोगे? कहने लगा जी गॉड विल डू इट। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा कि मेरी बेटी के जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े महंगे प्राइवेट अस्पतालों में पैदा होंगे, तो हाउ विल यू अफोर्ड इट? कहता है गॉड विल डू इट। उन्होंने कहा वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर जो था उसने पूछा कि वो बड़े अच्छे महंगे स्कूलों में जाएंगे, फिर उनकी एजुकेशन होगी, हाउ विल यू डू इट? बोला गॉड विल डू इट। वेरी गुड। फिर वो इंटरव्यू लेके आ गया अंदर,
तो लड़की की माँ ने पूछा कि इंटरव्यू लिया देन हाउ डिड यू फाइंड हिम, उसने कहा कि ही इज़ फाइन बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही थिंक्स दैट आई एम गॉड, क्योंकि हर बात में कहता था गॉड विल डू इट, तो वो सुसर करेगा। उन्होंने कहा द ओनली प्रॉब्लम इज दैट ही थिंक्स दैट आई एम गॉड। हमारे में भी कानून पास हो रहा है ट्रांसजेंडर के हवाले से। हाँ, मैं उसमें बड़ा एक्टिव था। अच्छा, हाँ, तो उसने फिर शरीयत मैं और सरमद जलाल उस्मानी अब फौत हो गए हैं, और अभी हम कर ही रहे थे तो इफ्तिखार चौधरी को शौक था, उसने वहाँ डायरेक्ट ऑर्डर करने शुरू कर दिए। हाँ, वो जो इनकी यहाँ नहीं ट्रांसजेंडर की यहाँ हेड है, क्या नाम है वो, हिजड़ा है औरत, अच्छा, वही मेरे पास आती थी। हाँ, अच्छा, तो इस पर ये सवाल है कि उसके अंदर एक क्लॉज था कि भाई एक वो नाम याद है आपको उसका? वो जो हिजड़ा औरत मशहूर थी जो आती थी कोटों में, आप मुझे भी भूल गया। अच्छा, उसमें एक क्लॉज ये था कि एक शख्स को डिटरमिन कर सकता है कि उसकी क्या पूरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो किस तरह पे, यानी उनको एक नंदा बता सकता है उस, कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ। और उसमें कोई मेडिकल का कुछ नहीं रखा था पाकिस्तान के जो हुआ ना, और ये पार्लियामेंट ने पास भी करके, तो शरीयत कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ लोगों ने अपील की थी, तो वो शरीयत कोर्ट ने उस क्लॉज को हटा के भाई ये इसको हटाइए। फिर जो दूसरी पार्टी है जो ट्रांसजेंडर के इस कानून के हक में थी, वो लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट अपील ने, तो अभी वो ऐसी जैसे सूद का मामला आपको लगता है कि सूद का कोई, पेंडिंग है। हाँ। तो ये आपको क्या लगता है कि ये ऐसी आएगा पाकिस्तान में? फिर मुझे इसमें ज़्यादा मालूमात नहीं है। यहाँ मैंने ट्रांसजेंडर के जो हकूक़ थे ना, उसके लिए वो एक इनकी आती है हेड गुरु, उसने मुझे एंगेज किया था, मैंने पिटीशन फाइल की थी, फिर उसमें और बहुत से लोग भी टपक पड़े थे जब वो पब्लिसिटी केस बना। तो यहाँ सरमद जलाल उस्मानी साहब मरहूम थे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ी हमें लिफ्ट कराई थी, बहुत सुना था, बड़े नोटिस वगैरह दिए थे और उसको बड़ी पब्लिसिटी मिली थी। अभी हम कर ही रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बड़ा शौक़ था, उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ खुद ही सारे ऑर्डर कर दिए। ये जो हमारी यहाँ पिटीशन थी, वो पिटीशन तो यहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पे 100 मोटो मेरे ख्याल में वो उनके शनाख्ती कार्ड बनाने का भी ऑर्डर कर दिया, पता नहीं और भी काफ़ी उनको रिलीफ मिल गई। यानी हमारी जो यहाँ की पिटीशनें थी वो सारी इंफ्रेक्चर्स हो गई कि वो सारी रिलीफ्स वहाँ फेडरल गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी कि ख़ास तौर पे वो उनकी तलाशी होती है एयरपोर्ट पे, पता नहीं वो जेंट्स वाले खाने में होगी या उसमें होगी। फिर मुझे आगे की डिटेल्स पता नहीं है कि क्या हुआ उसको लेटेस्ट, क्योंकि फिर वो औरत भी हमारे पास आने बंद हो गई जब उनको रिलीफ मिल गई, उन सब के शनाख्ती कार्ड मिल गए, फिर इनको नौकरियां मिल गई थी DHA में, इनको रिकवरी में रख दिया था, ओपन मजाक बन गया था, फिर हर महकमे ने इनको नौकरी देनी शुरू कर दी थी, एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ, दे आर डूइंग वेल। आपने जो है अभी लाइफ में क्या ऐसे एम्बिशन है जो आप समझते हैं कि यार ये मैंने नहीं किया अभी तक, ये मैंने पूरा करना है, या कोई ऐसे आपकी डिज़ायर हो? सर हज़ारों ख्वाहिशें FC की, हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन अब भी कम निकले, ये है बस। बहरहाल अल्लाह जिधर ले जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इतनी लंबी अपनी कहानी सुनाई है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, सिर्फ ये कि मैंने काम किया, जो भी आता गया वो अल्लाह की तरफ से आता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट लिया एज ए लॉयर, तो जो केसेस अल्लाह की तरफ से खुद आते गए मैं करता गया और उसमें कंट्री वाइड पब्लिसिटी मिलती गई। फिर वो इसी तरह आसफ जरदारी के केसेस आ गए, फिर मैं नवाज़ शरीफ का भी वकील बन गया 1 साल तक। मज़े की बात यह है कि नवाज़ शरीफ को कोर्ट से मैंने ऑर्डर कराया कि हफ्ते में 2 मुलाकातें करनी हैं लॉयर्स ने, तो 2 लॉयर्स थे, एक थे एजाज बटालवी साहब, एक थे ख्वाजा सुल्तान साहब, ये हारिस के वालिद, तो ये थे पंजाब से आते थे, लाहौर से, सो दे वर नॉट अवेलेबल हेयर इन कराची। तो हफ्ते की 2 मुलाकातें करने का वो पाबंदी मेरी लग गई, और मेरे साथ उस टाइम पे था इकबाल रात, तो इकबाल रात बेचारा 2 पेशियों के बाद मर्डर हो गया, तो फिर मैं अकेला ये चलता रहा। तो 1 साल तक मैं हर हफ्ते अपना काम छोड़ के लांडी जेल अपना पेट्रोल खर्च के अपने खर्चे पे मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ मिलने जाता था। ये मियाँ शहबाज शरीफ भी वहीं होते थे और सैफुर रहमान भी। वकालतनामा मैंने सैफुर रहमान का लगाया, लेकिन इनके लिए सारा काम मैं करता था, एंड आई डिड इट। सर आखिर में सवाल ये है कि दोनों को एक साथ कर लेता हूँ, इमरान खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है, और आप यूथ को क्या मैसेज दी? सर अच्छा बहादुर आदमी है, लेकिन उसके पास बंद गली में जाके फंस गया है, और ऑनेस्ट आदमी ओपनली तो है, लेकिन उसकी भी ये जो गोगी वोगी की कहानियाँ हैं
तो बात वही जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने मुझसे पूछा था बीबी का, मैंने कहा बीबी ऑनेस्ट थी, लेकिन बीबी के आगे पीछे थे वो सारे झाड़ू फेरने वाले थे। इसी तरह इमरान खान खुद आप कह लें कि ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी ये गोगियों ने जो झाड़ू फेरा है तो दबा के फेरा है, ऐसा वैसा फेरा है कि उस बेचारे को भी कचरा बना दिया। और आप आखिर में क्या मैसेज देंगे यूथ को, खासतौर पे यंग लॉयर्स को जो आपके तरह इस फील्ड में? असल मैंने मतलब ये है कि बेसिकली पहले भी लॉयर्स को ये बताया है अपने अगले पहले वाले पॉडकास्ट में कि ये बेसिकली गरीब आदमी का प्रोफेशन है। जो सोने के चमचे के साथ पैदा होते हैं वो ना इसमें तरक्की कर सकते हैं और ना की है लोगों ने इसमें। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मसलन हमारे बहुत बड़े वकील थे खालिद अनवर साहब, तो वो वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के बेटे थे, तो वो तो ज़ाहिर है सोने के चमचे के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने बैरिस्ट्री की कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे और बहरहाल वो प्रोफेशन की अभी फौत हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ, हाइट्स पे पहुँचे। तो अच्छे बच्चे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसमें तरक्की करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेहनत करनी होती है, सिटी कोर्ट में गर्मियों में काला कोट पहन के 10-10 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर ये क्लाइंट्स को डील करना पड़ता है। तो ये अमूमन खाते पीते घरों के लोग भाग जाते हैं, वो बड़ी बड़ी नौकरियां ले लेते हैं, PIA में लगे चल के, सिफारिशें भी होती हैं उनकी, वहाँ लीगल एडवाइज़र हो गए, पाकिस्तान नेशनल ऑयल्स में लीगल एडवाइज़र हो गए, वहाँ तनख्वाहें भी लाखों रुपए में मिलती हैं। सुई गैस में चले गए, वहाँ लाखों रुपए हैं, तो वो फिर भाग जाते हैं प्रोफेशन से, वकालत से। ये फिर हमारे जैसे धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर जिसने जितने धक्के खाए हैं वो उतना ऊपर चला जाता है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतना जानकारी दिया और ये इंटरव्यू दिया। नाज़रीन, आपने गपशप रिडील के इस पहले प्रोग्राम में ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुनी और ये मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और पहले प्रोग्राम में इतनी बड़ी शख्सियत हमारी इस प्रोग्राम में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि ख्वाजा साहब हमें टाइम देते रहेंगे और इनसे हम सीखते रहेंगे। फॉर नेक्स्ट टाइम, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।